बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज की अपनी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। यूएनओ का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। पिछली क्लासेस में हमने यूएनओ के अन्य अंगों के बारे में पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर विचार करता है। विभिन्न राजनीतिक विवादों से इसका कोई संबंध नहीं होता। सुरक्षा परिषद और इसके अन्य सदस्य राष्ट्र किसी भी कानूनी विवाद के मामले में उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकते हैं। अन्य संस्थाएं भी किसी भी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत झगड़े पेश नहीं किए जा सकते। सिर्फ राष्ट्र ही इसके वादी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 52 से 96 तक के क्लॉजेज में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखेंगे इसका गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार इसका गठन हुआ है। न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति या इनके चुनाव का जो तरीका है उसमें सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा इनका चुनाव 9 वर्ष के लिए किया जाता है। एक देश से एक समय में एक से ज़्यादा न्यायाधीश नहीं लिए जाते। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें न्यायाधीशों का चयन बिना किसी भेदभाव के, यानी रंग, जाति, धर्म या नस्ल, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और उसके बिना इसमें न्यायाधीशों का चयन होता है और ये चयन उनकी योग्यता के आधार पर होता है। इनकी जो योग्यता रखी गई है उसमें सबसे पहली योग्यता है अपने देश के ख्याति प्राप्त यानी प्रसिद्ध विधिवेत्ता होने चाहिए। दूसरी योग्यता है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के ज्ञाता हों। तीसरी योग्यता जो रखी गई वो ये है कि जिस देश से वो आते हैं उस देश में सर्वोच्च न्यायिक पद को प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। चौथी योग्यता है उनका चरित्र उच्च नैतिक हो और पांचवी योग्यता है कि वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। इसके जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी इसमें कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति का निर्वाचन करते हैं, उन्हें चुनते हैं। ये चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। न्यायाधीश चुने जाने के बाद में उन्हें कुछ उन्मुक्तियां मिलती हैं। इनमें आती हैं राजनयिक उन्मुक्तियां, न्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और वकीलों को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए जो गणपूर्ति रखी गई है वो 9 रखी गई है। इसमें कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग देखेंगे। जो इसकी प्रक्रिया है उसमें सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और जब भी कभी इसमें कोई विवाद होता है तो सभापति का निर्णय सर्वमान्य माना जाता है या निर्णायक मत के तौर पर कार्य करता है। न्यायालय में जिन भाषाओं को प्रयुक्त किया जाता है उसमें 2 प्रमुख भाषाएं हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। लेकिन अन्य भाषाओं को भी इसमें अधिकृत रूप में काम में लिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी नियमावली और कार्यविधि खुद बनाता है। न्यायालय के सामने वे सब विवाद आते हैं जिनको दोनों पक्ष उसके सामने रखना चाहें या जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर या किसी संधि के द्वारा न्यायालय में लाया जाना अनिवार्य हो। जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे भी अपने विवाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा करा सकते हैं, परंतु सुरक्षा परिषद द्वारा
निर्धारित शर्तों को उन्हें मानना पड़ेगा। सुरक्षा परिषद भी ऐसी कोई शर्त नहीं रख सकता जिसके कारण गैर सदस्य राष्ट्रों के मध्य असमानता दिखाई दे। यदि मत बराबर पड़ते हैं तो सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में सभापति का आसन जिसने भी ग्रहण कर रखा है वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। इसके बाद में आते हैं इसके क्षेत्राधिकार पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार में संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी विषयों पर विचार करता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। दूसरा क्षेत्राधिकार है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। इसमें प्रमुख है संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए और किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और उसका परिणाम। तीसरा क्षेत्र आता है जिसमें वो कार्य करता है परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, यानी परामर्श देने का कार्य। महासभा या सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग और जो उसके विशिष्ट अभिकरण है वे भी अपने अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप में प्रार्थना की जाती है। न्यायालय का परामर्श मानने के लिए हालांकि किसी भी संस्था को बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति कैसे होती है इसको भी हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए संघ के चार्टर की धारा 94 में व्यवस्था की गई है। न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इन 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्यों का होना आवश्यक है, यानी 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा परिषद जैसा आवश्यक समझे वैसी कार्यवाही करती है। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि न्यायालय के निर्णयों का जो विश्व के राज्य हैं वो आदर करते हैं क्योंकि इसके पीछे विश्व जनमत होता है। न्यायालय द्वारा कानून का प्रयोग कैसे किया जाता है? चार्टर के नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वादों का निर्णय करने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य रूपों में विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली है सामान्य या विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जिनको वादग्रस्त पक्ष स्वीकार करते हो। दूसरा है वे अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं और रीति रिवाज जिन्हें सामान्य तौर पर प्रयोग में माना जाता है, यानी सिर्फ संधि समझौते ही इसमें शामिल नहीं है इसके निर्णय करने में, बल्कि जो परंपराएं और रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको भी सामने रख करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्णय किए जाते हैं। तीसरा है सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांत, और चौथा है भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विधिवेत्ताओं और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय। इस तरह से कुल मिलाकर के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके द्वारा बहुत सारे मामलों को सुलझाया जा चुका है। MC छागला के अनुसार यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यद्यपि उसके पास वे शक्तियां और अधिकार नहीं हैं जो उसे वास्तव में प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये महान उद्देश्यों की साकार प्रतिमा है। 2016 तक विभिन्न मामलों में लगभग 164 निर्णय सुनाए जा चुके हैं
और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से दलबीर भंडारी 2017 में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। अगला अंक हम लेते हैं सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी और गैर राजनीतिक प्रशासनिक अंग है। इसमें स्थायी सेवाओं के लोग काम करते हैं, तो इस तरह से इसे एक स्थायी संस्था माना जाता है। इसका जो संगठन है ये वृहत प्रशासनिक तंत्र की तरह से है। इसके 8 विभाग हैं। पहला विभाग है सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, दूसरा है आर्थिक विभाग, तीसरा है सामाजिक कार्यों का विभाग, चौथा है न्यास एवं स्वशासितेतर क्षेत्रों में सूचना विभाग, पांचवा है सार्वजनिक सूचना विभाग, छठा है सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, सातवां है प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग और आठवां है विधि विभाग। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष और एक उप महासचिव होता है। उप महासचिव की नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो पद है महासचिव का पद है और सचिवालय का जो शीर्ष बिंदु है वो भी महासचिव ही है। महासचिव केवल सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जा सकता है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी कहते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होती है, जिसे महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है, जो आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने किसी भी ऐसे मामले को भी ला सकता है जिसके कारण उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न होता हो। अपने इस अधिकार के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। महासचिव के जो कार्य हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कार्य है सामान्य प्रशासन कार्य। क्योंकि महासचिव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, तो इस हैसियत से वो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है और सभी कार्यों को संपादित करता है जो इन अंगों के द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। महासचिव की रिपोर्ट से ही महासभा के अधिवेशन में बहस प्रारंभ होती है, इसलिए उसकी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। संस्था के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट महासचिव ही महासभा को प्रेषित करता है। दूसरा कार्य है तकनीकी कार्य। चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करता है जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद द्वारा सौंपे जाते हैं। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी उसे ही करना होता है। तीसरे कार्य है वित्तीय कार्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बजट तैयार करवाना, उसका सुचारू रूप से संचालन करना और उसके व्यय पर नज़र रखना और संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्त निधि पर अपना अधिकार रखना, ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और ये कार्य महासचिव के माध्यम से किए जाते हैं। चौथा कार्य है सचिवालय का प्रशासन। सचिवालय में मौजूद कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और उनकी नियुक्ति करना और सचिवालय का प्रशासन चलाना, क्योंकि सचिवालय के प्रशासन से ही संपूर्ण यूएनओ कार्य करता है, तो ये महत्वपूर्ण कार्य भी महासचिव का है। अगला कार्य है प्रतिनिध्यात्मक कार्य। क्योंकि वो संघ का अभिकर्ता है,
और एक महत्वपूर्ण पद पर है, तो उस रूप में वो संघ की ओर से संधि का कार्य भी करता है। पांचवा कार्य है राजनीतिक कार्य। इस क्षेत्र में महासचिव की शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इस कारण इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधानमंत्री भी कहा जाने लगा है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि महासचिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताकार है। दूसरा है विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक उसे माना जाता है। और तीसरा है विभिन्न विवादों को हल करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह से महासचिव का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो जहाँ अन्य अंगों के साथ समन्वय बिठाता है, वहीं विभिन्न उन कार्यों को भी करता है जो प्रशासनिक और बजट संबंधी कार्य है। महासभा के अंतिम सत्र में महासचिव द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को इंगित किया जाता है और उस रिपोर्ट में ही ये बताया जाता है कि तनाव को किस तरह से कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर के महासचिव का पद बहुत महत्वपूर्ण है और हर समस्या पर उसकी नज़र रहती है और उसे हल करने के लिए न केवल वो प्रभावी कदम उठाते हैं, बल्कि वो इसके लिए सुझाव भी देते हैं और सुझाव आमंत्रित भी करते हैं। वर्तमान में महासचिव के पद पर पुर्तगाल देश से एंटोनियो गुटरेज हैं, जो 1 जनवरी 2017 से वर्तमान पद पर कार्यरत हैं।